इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड? देखिए, जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज़ 60% फ्लूइड। हमारी बॉडी में 60% जो है वो फ्लूइड है, ठीक है। जो यानी आपकी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ 60% फ्लूइड। अब उसके अंदर अगर एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें तो जहाँ पर आप बैठे हो उसके बाहर जो भी सराउंडिंग है ये आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है, और जो बॉडी के अंदर है वो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट है। अब आपकी बॉडी के अंदर सेल से बाहर का जो फ्लूइड है दैट इज़ योर इंटरनल इन्वायरमेंट। अगर हम कहें कि इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट क्या चीज़ है तो वो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है, बट बॉडी एज अ होल योर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विल बी योर इंटरनल इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर की कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट होती है। जो 2/3 ऑफ द वॉल्यूम, जैसे मैंने कहा 60% आपका बॉडी फ्लूइड होता है, उसमें 2/3 जो है वो सेल के अंदर है, 1/3 जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल से बाहर है। सेल से बाहर जो आपका फ्लूइड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट या इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एक सेल को सर्वाइव करने के लिए चाहिए, जैसे ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड या अमीनो एसिड्स हैं, इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इंट्रा सेलुलर की कॉम्पोजिशन देखें तो वहाँ पर पोटाशियम, मैग्नीशियम या फॉस्फेट इस तरह के आयंस प्रेजेंट होते हैं। इनकी कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट है, और इस लिहाज से कि एक सेल को सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें चाहिए दैट इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो योर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज बेसिकली योर इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ योर बॉडी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी एक्स्ट्रा सेलुलर। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर पास्ट पेपर्स, तो आप इस MCQ को ज़रा गौर से देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोटीन? प्रोटीन्स के बारे में वो क्या चीज़ है जो इनकरेक्ट है इन स्टेटमेंट्स में? हम हर स्टेटमेंट को देखते हैं। पहले स्टेटमेंट है दे कैन पास कैपिलरी मेम्ब्रेन। सेकेंड इज दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। थर्ड इज दे कैन एक्ट एज एंजाइम्स, एंड फोर्थ इज दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। अच्छा, अगर हम डेल्टा ऑप्शन से देखना शुरू करते हैं तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन हुआ। ब्लड प्लाज्मा के अंदर हमारे पास कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? दे आर एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, यानी बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोटीन के बारे में जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। चार्ली ऑप्शन में देखिए दे कैन एक्ट एज एंजाइम्स, तो येस प्रोटीन्स कैन एक्ट एज एंजाइम्स। एंजाइम्स की नेचर जो केमिकल नेचर है दैट इज प्रोटीन्स, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है यानी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इट विल बी द रॉन्ग आंसर। देन बीटा ऑप्शन में दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स बिकॉज अमाइनो एसिड जो हैं प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अल्फा ऑप्शन इज दे कैन पास कैपिलरी मेम्ब्रेन। कैपिलरी मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ 1 सेल थिक, और वहाँ से प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। प्रोटीन कैन नॉट पास थ्रू कैपिलरी मेम्ब्रेन क्योंकि प्रोटीन का साइज़ बड़ा है और सेल की थिकनेस जो कैपिलरी मेम्ब्रेन की थिकनेस है दैट इज़ वेरी स्मॉल, एक सेल थिक, इसकी थिकनेस 1 सेल के इक्वल होती है, तो प्रोटीन कैन नॉट पास थ्रू इट। तो दिस स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन इज इनकरेक्ट, तो अल्फा वुड बी योर आंसर। ओके, which of the following, third MCQ है, which of the following is not related to defense, immunity and protection? ओके, इसमें भी देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? लिवर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्किन या लिम्फोसाइट। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि हमारे डिफेंस या इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन से रिलेटेड नहीं है, यानी इनमें से 3 हैं जो रिलेट करेंगी और एक रिलेटेड नहीं होगा, हमने उसको पिक करना है। अब हम हर ऑप्शन को अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है लिवर। अच्छा, लिवर डिफेंस, इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन में कैसे रोल प्ले करता है? अगर बॉडी के अंदर कोई ऐसे सब्सटेंसेस एंटर हो गए हैं जिनको डिटॉक्सिफाई करना है या रिमूव करना है तो लिवर विल हेल्प आउट। लिवर ऐसे तमाम एजेंट्स को डिटॉक्सिफाई कर देता है, जो भी केमिकल्स एंटर हो गए हैं उनको डिटॉक्सिफाई भी करेगा, रिमूव भी करेगा, तो इट इज़ हेल्पिंग इन इम्यूनिटी। सेकेंड थिंग इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कोई इम्यूनिटी या डिफेंस के अंदर कोई भी काम प्ले नहीं कर रहा, इसका इंटायरली डिफरेंट फंक्शन है और ये वही परफॉर्म कर रहा है। स्किन, चार्ली ऑप्शन स्किन है। स्किन में क्या है कि स्किन आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है,
यानी स्किन प्रोटेक्ट करेगी कि कोई भी एंटीजन, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए हार्मफुल है, आपकी बॉडी के लिए, सेल्स के लिए हार्मफुल है, उसको एंटर ना होने दें। इसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, वो भी बैक्टीरिया के खिलाफ जो हैं वो सिक्रीशंस करते हैं। तो आपकी स्किन इज़ ऑल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर इम्यूनिटी एंड डिफेंस। डेल्टा में लिम्फोसाइट्स हैं, तो लिम्फोसाइट्स तो उनका काम ही डिफेंस के लिए है। जो बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स का हम फंक्शन पढ़ते हैं, शुरू से अब तक पढ़ रहे हैं, उनका काम क्या होता है कि उन्होंने जो भी अगर कोई क्या कहते हैं एंटीजन एंटर होता है, एंटीबॉडी एंटर होती है, क्या एंटीजन सॉरी एंटर हो रहा है, कोई फॉरेन पार्टिकल है वो एंटर हो रहा है, तो उसको डिस्ट्रॉय करना, उसके लिए मेमोरी सेल्स बनाना, ये सब काम हमारे लिम्फोसाइट्स का ही होता है। तो लिवर, स्किन और लिम्फोसाइट्स आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर डिफेंस, इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट रिलेटेड टू दिस फंक्शन। तो आपका आंसर होगा बीटा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव दो फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि एक चीज़ का रिस्पॉन्स आएगा और वो अपने कॉज की वजह से रिस्पॉन्स बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और नेगेटिव में क्या है कि अगर कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है तो अपने कॉज को कम करने की या ख़त्म करने की कोशिश करता है। इसको हम समझने के लिए अगर हम ये सारे एग्जाम्पल्स को देखें, सारे ऑप्शन को वन बाय वन देखें, तो क्या है, फर्स्ट थिंग इज़ चाइल्ड बर्थ। अब चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग क्या होता है, इस प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या होता है कि सर्विक्स जो है वो स्ट्रेच करेगी, ठीक है। सर्विक्स के स्ट्रेच करने की वजह से यूट्राइन स्ट्रेच प्रोड्यूस होगा। जितना ज़्यादा सर्विक्स स्ट्रेच करेगा उतने ज़्यादा यूट्रस जो है वो स्ट्रेच करेगा। अब यूट्रस के स्ट्रेच के रिस्पॉन्स में क्या होगा कि मज़ीद स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगी जो सर्विक्स को मज़ीद स्ट्रेच करेंगी, यानी एक ऐसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है जो अपने कॉज को इंक्रीज़ करते जा रहा है। तो इट विल बी अ एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि पॉजिटिव में जो रिस्पॉन्स है वो अपने कॉज को इंक्रीज़ कर रहा है। इस तरह बीटा में अगर हम ब्लड क्लॉटिंग में देखें तो क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी वेसल के अंदर कोई रप्चर हुआ है, वहाँ पे एक क्लॉट बनना शुरू होगा, ठीक है। अब क्लॉट बनते बनते बहुत सारे वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है प्रोड्यूस होंगे। उन क्लॉटिंग फैक्टर्स ने क्या करना है, मज़ीद क्लॉटिंग करानी है। तो क्लॉटिंग भी एक पॉजिटिव मैकेनिज्म है जहाँ पर कॉज ने एक रिस्पॉन्स ने अपने कॉज को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। क्लॉट बना, उसने क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज किए, मज़ीद क्लॉट बना, मज़ीद क्लॉटिंग फैक्टर्स आके तब तक क्लॉट बनता रहेगा जब तक जो वेसल का जो रप्चर हुआ है वो वहाँ पे फिल नहीं होगा, ताकि ब्लड लॉस ना हो। थर्ड में है जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अच्छा, अब नर्व इम्पल्स की जनरेशन में क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन से जब सोडियम आयन जो है वो लीक करेंगे और जो नेगेटिव जो वहाँ पे चार्ज है वो कम होगा। नेगेटिव चार्ज कम होने की वजह से जो सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन होंगे। अब पहले स्लाइट लीकेज ऑफ सोडियम हो रही थी, जिसकी वजह से सोडियम आयन के चैनल्स जो थे वो ओपन हुए, मज़ीद सोडियम का रश हुआ, मज़ीद सोडियम जो है वो एंटर किए, मज़ीद चैनल्स ओपन हुए और इस तरह एक काफ़ी अमाउंट में जो सोडियम है वो एंटर कर जाएगा सेल के अंदर और नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट हो जाएगा, पोटेंशियल के अंदर चेंज आ जाएगा। तो नर्व इम्पल्स की जनरेशन भी एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अगर अब लास्ट डेल्टा ऑप्शन में अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन ब्लड में क्या होता है कि अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर जाती है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म क्या करेगा कि वेंटिलेशन को इंक्रीज़ करेगा, रेस्पिरेटरी रेट आपका इंक्रीज़ करेगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ किया जाए और ऑक्सीजन को इंक्रीज़ किया जाए। तो ये वाहिद इन ऑप्शंस के अंदर वाहिद ऑप्शन एक ऐसी है जो अपने कॉज को कम कर रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर अगर ज़्यादा हो रही है तो वो वेंटिलेशन को इंक्रीज़ करेगा ताकि कम हो। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। हमारी बॉडी के अंदर वैसे ज़्यादातर जो मैकेनिज्म होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम कर रहे होते हैं। ये कुछ एग्जांपल थी पॉजिटिव की जो आपके बाकी ऑप्शंस में दी गई हैं। ओके, नंबर 5 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल गेटिंग या लाइगेंड गेटिंग। अच्छा, लाइगेंड गेटिंग होता है क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमें पता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ आयंस की मूवमेंट होनी होती है। अब वो आयंस क्या कर सकते हैं, वो सिंपली डिफ्यूज़ कर सकते हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ सकते हैं, वो कोई प्रोटीन चैनल के थ्रू आ सकते हैं, कोई ओपनिंग होगी वहाँ से आ सकते हैं। अब जो केमिकल हम गेटिंग कह रहे हैं ये एक ऐसा चैनल है उन आयन की मूवमेंट के लिए जहाँ पर एक आउटर साइड पर एक केमिकल अटैच होगा प्रोटीन के साथ, जिसकी वजह से वो गेट ओपन होगा, वो चैनल ओपन होगा और फिर कोई दूसरा आयन जो है जिसके लिए वो गेट स्पेसिफाई किया गया है वो आयन मूव करेगा, ठीक है।
तो अगर हम इसकी ऑप्शंस देखें तो अल्फ़ा के अंदर वो बोल रहा है सोडियम गेट्स। अब सोडियम गेट्स ऐसे गेट्स होते हैं जो कि वोल्टेज गेटेड होते हैं, यानी ये गेट्स तब खुलेंगे जब वोल्टेज में चेंज आएगा। सोडियम की लीकेज की वजह से जब सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो लेस होना शुरू होगा तो वोल्टेज चेंज हुआ और तब ये गेट्स ओपन होंगे ताकि मज़ीद सोडियम आयन जो है वो इसके थ्रू आ जाएं। तो ये तो वोल्टेज गेटेड हो गया। सेकंड में एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस बेसिकली ये चैनल्स हैं जो कि वाटर को थ्रू डिफ्यूजन अपने अंदर एक लिपिड मेम्ब्रेन से क्रॉस करने के लिए अलाउ करते हैं। ये भी किसी केमिकल को यूज़ नहीं करे। चार्ली ऑप्शन में एसिटाइल कोलिन चैनल्स। अच्छा, अब ये कौन से चैनल्स होते हैं कि ये ऐसे प्रोटीन चैनल्स हैं जिसके बाहर यानी आउटर साइड पर अगर एसिटाइल कोलिन अटैच होगा तब ये गेट्स ओपन होंगे और इनकी ओपनिंग की वजह से आइंस जो हैं वो सोडियम आइंस जो है वो इनसाइड मूव करेंगे। तो चार्ली ऑप्शन क्या कह रहा है कि जब एक केमिकल एक लाइगेंड जब एक चैनल के साथ अटैच हुआ है तब वो एक आयन दूसरे आयन के लिए ओपन हुआ है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल गेटिंग। तो आपका राइट ऑप्शन इज चार्ली। दूसरा जो लास्ट ऑप्शन है कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स सिंपल प्रोटीन्स हैं जो कि प्रोटीन्स कुछ चैनल्स जो कुछ आइंस जो है वो इनके साथ अटैच होंगे प्रोटीन्स के साथ और वो सिंपली उसको इनसाइड जो है वो मूव कर देंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर जो हम प्रोटीन्स यूज़ करते हैं, जो सेल प्रोटीन यूज़ करते हैं, वो हम कहते हैं कि ये कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। तो आपकी फिफ्थ जो MCQ है उसका राइट ऑप्शन इज चार्ली एसिटाइल कोलिन चैनल। अच्छा, नेक्स्ट 6 में वो पूछा है विच स्टेटमेंट अबाउट एक्सॉन इज इनकरेक्ट। अच्छा, कौन सी स्टेटमेंट है एक्सॉन के बारे में जो इनकरेक्ट है। पहले तो हम देख लेते हैं एक्सॉन क्या चीज़ होती है। हमें नर्व सेल का पता है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। नर्व सेल के स्ट्रक्चर के लिए अच्छा ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखिए, आपको एक सेल बॉडी नज़र आ रही है, एक एक्सटेंशन उसकी ऊपर छोटी छोटी एक्सटेंशन है जिसको डेंड्राइट्स का नाम दिया गया है, एक नीचे लंबी सी एक्सटेंशन है जिसको एक्सॉन का नाम दिया जा रहा है। तो जो लंबा सा एक्सटेंशन नज़र आ रहा है आपको दैट इज़ एक्सॉन। ठीक है, तो हम इसकी स्टेटमेंट्स अगर पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इट ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, बीटा ऑप्शन क्या है, इट्स प्रोटीन कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम सोमा मेम्ब्रेन। सोमा कहते हैं सेल बॉडी को। चार्ली ऑप्शन में बोल रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स है और डेल्टा में कह रहा है नो रफ एंडोप्लाज्मिक एक्सटेंट है। अब हम अगर पहली ऑप्शन को देखें तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, टूवर्ड्स द सेल बॉडी लेकर आते हैं इम्पल्सेस को और एक्सॉन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेकर जाता है। अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट, इट इज़ नॉट इनकरेक्ट। बीटा ऑप्शन में कह रहा है कि इसकी प्रोटीन कॉम्पोजिशन सोमा मेम्ब्रेन की प्रोटीन कॉम्पोजिशन होती है जी डिफरेंट होती है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न इज चार्ली कि प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स है। तो ये जो चार्ली ऑप्शन है दैट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि जो सेल बॉडी है उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्सॉन के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस अगर नहीं होगी, इसीलिए उनकी कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट होती है। तो चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर कि इट इज़ इनकरेक्ट अबाउट एक्सॉन। अगर डेल्टा ऑप्शन में देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सॉन के अंदर एक्सटेंड नहीं करते। दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट एंड इनकरेक्ट आंसर। तो हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी, दैट वाज चार्ली की प्रोटीन सिंथेसिस अगर यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं होते, रफ एंडोप्लाज्मिक एक्सटेंड नहीं करते। यहाँ तक जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो सेल बॉडी के अंदर ही होती है। चार्ली वाज द राइट आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 है माइलिन शीथ इन CNS इज फॉर्म्ड बाय। अच्छा, अभी हमने एक्सॉन का स्ट्रक्चर देखा, उसके अंदर हमने देखा एक्सॉन के ऊपर जो थे वो शवान सेल्स थे और उसके ऊपर एक लिपिड की शीट थी जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। अब माइलिन शीट के बारे में कुछ चीज़ें हैं कि अगर माइलिन शीट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बन रही है तो उसे कौन फॉर्म कर रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट को ओलिगोडेंड्रोसाइट्स फॉर्म करते हैं। बीटा इज़ द राइट आंसर। अगर मैं कहती कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन फॉर्म करेगा माइलिन शीट, तो द आंसर वुड बी शवान सेल्स, लेकिन CNS के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इसके अलावा चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ है नोड्स ऑफ रैनवियर। माइलिन जो हमारे पास शवान सेल्स हैं उनके दरमियान में कुछ नोड्स बनती हैं दैट आर नॉट कवर्ड बाय माइलिन शीट, उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। और न्यूरोलेमा इज बेसिकली अ कवरिंग। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट जो नोट हम कर सकते हैं कि शवान सेल्स के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अगर एक दफ़ा माइलिन शीट बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर
और वहाँ पे कोई डैमेज हो जाता है तो उनकी एबिलिटी है कि वो वापस दोबारा माइलिन शीथ बना सकते हैं। इसी वजह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर कोई डैमेज होता है तो रीजनरेशन का प्रोसेस पॉसिबल है, लेकिन सीएनएस में ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पर माइलिन शीथ कौन बना रहा है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द डिफ्यूजन पोटेंशियल